हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हस्बैंड और वाइफ दोनों को देखना चाहिए, दोनों के लिए ही है बेसिकली। और आपको समझना चाहिए कि आप कहाँ पे गड़बड़ करते हो। देखो, आज मैं वो वाली बात नहीं करूंगा पैचअप कराने वाली, यानी कि अगर आपका डिस्प्यूट हो गया, दोनों पार्टी ही ये डिसाइड कर चुकी हैं कि साथ में नहीं रहना, तो चलो अब हम बात ही नहीं करते कि साथ में रहना है। अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ को निपटाना कैसे है। हम इस पे बात करने वाले हैं। कई सारे वीडियो में ऐसे बनाता हूँ कि भाई आपको सोचना चाहिए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और चीज़ों को ठीक करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। बट आज का हमारा टॉपिक अलग है। आज का हमारा टॉपिक है कि अब ये 100% कंफर्म है कि साथ में नहीं रहना है। अब इस केस में सबसे पहला रास्ता क्या होता है कि म्यूचुअल डाइवोर्स आप ले लें, एमिकेबल सेटलमेंट कर लें। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा मामला होता हो जिसमें दोनों पार्टी स्टार्टिंग में ये सब ना सोचती हो। दोनों पार्टी सोचती है एमिकेबल सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट में ना जाना पड़े, टाइम खराब ना हो। क्योंकि मोटा मोटा तो लोगों को पता ही है कि कोर्ट में क्या होता है। ठीक है, कोई बारीकी में ना गया, लेकिन यह भी सत्य है कि 99% मामलों में एमिकेबल सेटलमेंट होता ही नहीं। अब इसके पीछे क्या रीजन है, मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली मैं एक केस देख रहा था। उस केस में जो लड़की थी वो एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी और उसकी सैलरी थी लगभग लगभग 1,70,000 रुपए। एक लड़का था, लड़का भी आईटी कंपनी में जॉब करता था, उसकी सैलरी थी लगभग लगभग 2 लाख रुपए। अब एमिकेबल सेटलमेंट के लिए बोला गया तो लड़की ने बोला ठीक है एमिकेबल सेटलमेंट कर लेते हैं, और लड़के को एक नोटिस सर्व करवा दिया। उस नोटिस में ये लिखा गया कि भैया मेरा शादी में जो है 50 लाख रुपए का खर्चा हो गया था, तो अभी फिलहाल तो मुझे 1 करोड़ तो दो एलिमनी, एक मेरे को 3 BHK का फ्लैट दिलाओ पुणे में, और उसके बाद मेरा जो शादी का खर्चा हुआ था वो करो वापस, और मैं एमिकेबली इसे सेटल करने को रेडी हूं। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये प्रैक्टिकल है कि एक लड़की जो ऑलरेडी खुद भी लगभग सेम सैलरी ले रही है, उसको ये सारी चीज़ें मिल जाए। चलो मैं मान लेता हूँ एक बार को कि लड़के के पास इतना वर्थ है, उसके पास इतने करोड़ रुपए जमा है, लेकिन फिर भी क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार से देना चाहेगा? अब यहां पर समझने की बात आ जाती है कि उस लड़की को यह चीज कई बार समझाई भी जाती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। मेंटेनेंस का केस उस केस में फाइल हो गया 125 CRPC, डीवी का केस फाइल हो गया, 498 का केस फाइल हो गया। मीडिएशन जज साहब ने स्वयं पर्सनली दोनों को चैम्बर में बुलाया, और जब सारी चीजें देखी तो जज साहब ने भी बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये बताओ मैडम आपका इसका एंड क्या होगा, ये सब चीजें चल तो रही हैं, लेकिन एट द एंड क्या होगा, आपकी सैलरी इसके इक्वल है, क्या मिलेगा आपको कोर्ट से 10 साल लड़ के? तो वो कहती हैं मैं अपने लॉयर से बात करूंगी, उसके बाद बताऊंगी कुछ। और अगली डेट पे फिर वही कहती है मुझे तो केस चलाना है। ऐसे अनेकों अनेक मामले हैं जो पिछले 7-7, 8-8, 10-10 साल से दोनों के मध्य चल रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। ये कोर्ट को भी बहुत अच्छे से पता होता है, हमको भी बहुत अच्छे से पता है। बस पार्टी शायद किसी मिथ में रहती है और एक समय के बाद ईगो में आ जाती है कि मैं क्यों खत्म करूं। तो दोस्तों, सीधी सी बात है। तो यहां पर वो लड़कियां जो कि किसी के कहने सुनने में आ करके अपनी मेंटेलिटी को ऐसा कर रही हैं कि मुझे करोड़ों रुपया मिलेगा, तो ध्यान रखें कोई भी नहीं देता। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार के मामले मैंने देखे, वहां पे भी आदमी सोचता है कि मैं क्यों दूं। अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई एमिकेबली अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली अलग हो रहा है, तो फिर भी आदमी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन जहां इस तरह के केसे वैसे ये सब चीजें हो जाती है, कोई भी नहीं देना चाहता। तो फिर ऐसे में इसका परिणाम क्या होगा? देखो मैं बताता हूं परिणाम क्या होगा। शादी का पैसा वापस मिल जाए, ऐसा कोई कानून है नहीं। स्त्री धन किसके पोसेशन में है यह साबित होता नहीं। जो आपके पास है वो आपका, जो उसके पास है वो उसका। पूरे ट्रायल में साबित नहीं हो सकता करंट टाइम पे किसके पोसेशन में है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को अगर हम छोड़ दें। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पे, एलिमनी 1 करोड़। आपकी सैलरी लगभग उसके बराबर है, एलिमनी तो छोड़ो, आपका मेंटेनेंस भी नहीं बनेगा। अब बताओ कुछ रह गया? क्या रिलीफ मिला? एट द एंड इतने साल लड़ने के बाद ज्यादा यही होगा कि एक डाइवोर्स की डिग्री मिलेगी। तो क्या इतनी लंबी लड़ाई केवल हम इसलिए लड़ रहे हैं कि दूसरे को खाली परेशान करना है? तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। हमें ये तो कभी भी नहीं सिखाया गया, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना हमारे माँ बाप ने, ना गुरुओं ने, कि किसी को परेशान करो। तो इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। अगर आपका नहीं बन रहा, ठीक है हटाओ। किस पे टाइम है इतनी टेंशन लेने का, और क्यों फालतू टेंशन लेनी है? अपनी लाइफ बहुत खूबसूरत होती है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत कुछ लाइफ में ऐसा कर सकते हैं, करने के लिए बहुत कुछ है, यही नहीं है। ये तो आप लोग इसी को अपना घर बना के बैठ जाते हो, इसी को अपनी दुनिया बना के बैठ जाते हो, इसी को अपनी जिंदगी बना के बैठ जाते हो। हर डेट से पहले स्टडी करते रहते हो और फिर डेट पे लड़ते हो। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वीडियो किसी एक जने के लिए नहीं है, दोनों जने के लिए है। यहां पर वाइफ को भी अपनी तरफ से समझना पड़ेगा कि चीजें क्या है। ठीक है, एक हद तक सही है कि आप साथ रहने की कोशिश कर लो, लेकिन जब नहीं बनता तो उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल चीज पे आना पड़ेगा। अब देखो यहीं पे मैं बताऊं, अगर वाइफ थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिकली सोचती कि भाई शादी का पैसा तो वापस मिलता नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ कह रहा हूं मैं, उससे बाहर नहीं, किताबों में पढ़ते, गूगल पे सर्च करते, रियलिटी देखते क्या है।
आपको किसी ने बोल दिया, आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया, वो चीज छोड़ दो, रियलिटी देखो। बिकॉज वी ऑल आर एजुकेटेड, मतलब इतने एजुकेटेड तो हम सभी हैं कि इतना समझ सके। तो हम कम से कम इतना ढूंढ सकते हैं कि क्या प्रैक्टिकल है। स्त्री धन कितने केसों में वापस मिलता है, शादी का पैसा आज तक कितने केसों में वापस मिला, और अगर आपकी सेम सैलरी है तो कितने केसेज में आपका मेंटेनेंस बनता है और कितने में रिजेक्ट होता है, कितनी आपको एलिमनी मिलती है, कितना आप इतने सालों में लिटिगेशन एक्सपेंडिचर बियर करोगे, कितने आपका टाइम और आपकी एज आगे बढ़ जाएगी। इन सब चीजों की कैलकुलेशन आपको पहले ही करनी है। जब आपको बताया जा रहा है आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये तो नाच नाच जाएगा, इसका तो ऐसा हो जाएगा, ये सब बातें छोड़ो, अपनी कैलकुलेशन अपने दिमाग से करो। और फिर अगर वही लड़की समझदारी से, सेंसिबली ये देखे कि यार मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलना है आगे जाके, और जितना मिलना भी है उससे ज्यादा लिटिगेशन में लग जाना है, और वो एक निर्णय ले कि चलो ठीक है, रिस्पेक्टफुली हम कोई केस नहीं करेंगे आप पे, इतना हमारा शादी में खर्चा हुआ था, इतना हो सकता है किसी के पिता ने लोन भी लिया हो, कुछ हुआ हो, जो भी है एक रीजनेबल अमाउंट बताए, रिस्पेक्टफुली, विदाउट एनी एलिगेशन, रिस्पेक्टफुली एक अमाउंट बता दिया कि भाई आप इतना अमाउंट दे दो, हम कर लेते हैं। हो सकता है लड़के वाला उस पर भी निगोशिएट करेगा, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि लड़के वाला चाहेगा कम से कम दूं, लड़की वाले चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दें। लेकिन लड़के वालों को भी यहाँ पे प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, उसको भी सोचना पड़ेगा कि भैया मैं इतने साल तक केस चलाऊंगा, फिर 3-3 मुकदमे हो जाएंगे, अपनी लाइफ खराब करूंगा, अपना करियर खराब करूंगा, जॉब खराब करूंगा, तो अभी निपट रहा है तो मैं कैसे निपटाऊं। और यह सोचना पड़ेगा अगर मैं लड़ता भी हूं तो इतने साल लड़ने के बाद भी मुझे कोर्ट में देना ही पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा वो डिसाइड करे। और अगर लगता है उसे कि मुझे कोर्ट में कुछ नहीं देना पड़ेगा तो जस्ट इतना डिसाइड करें कि मुझे कितने साल लड़ना पड़ेगा, और उस लिटिगेशन में मेरा कितना समय और पैसा खर्च हो जाएगा, उस रेशो में डिसाइड करें कि भाई यहीं के यहीं लो, खत्म करो। लेकिन ये तभी हो सकता है जब दोनों ही पार्टी समझदार हैं। अगर एक पार्टी भी अड़ीग है, लड़की ने सोच लिया ना मैं तो करोड़ों लूंगी, और लड़के ने सोच लिया मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा, तो दोनों पार्टी लड़ो और आते रहो। अब कई बार होता है, देखो मैंने ये देखा कि एक कोई क्लाइंट होता है, वो डेट पे आया, बहुत देखा मैंने ये चीज, और वो डेट पे आया कहीं से कोर्ट में खड़ा है, और वकील साहब किसी दूसरी कोर्ट में। जाहिर सी बात है कैंपस के अंदर 20 से 25 कोर्ट होती है मिनिमम, बता रहा हूं मैं आपको, छोटे शहरों में भी। अगर आप हमारी शहर की बात करें, यहाँ भी 25-30 कोर्ट होंगी जितना मैं समझता हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है, इतनी कोर्ट होती हैं। अब एक वकील साहब की डायरी में बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं। अब वो सुबह ही अपना हिसाब बना लेते हैं कि भाई इतने बजे मैं इस कोर्ट में जाऊँगा, क्योंकि टाइमिंग भी अलग अलग होती है, फैमिली कोर्ट में अलग टाइमिंग है, और कई बार टाइमिंग मिसमैच भी होती है। तो एक रूटीन तो बनाना पड़ता है कि किस तरह से आप कल कोर्ट में अपियर होने वाले हैं। तो अब कोई क्लाइंट आया, वो खड़ा है कोर्ट में, आवाज़ लगी, तो वकील साहब को बोला उसने, हाँ भाई मेरी आवाज़ लग रही है। वकील साहब किसी और केस में आर्ग्यूमेंट में खड़े हैं, उन्होंने कहा ठीक है बोल दो, मैं 2 बजे के बाद आऊँगा, अभी मैं कहीं और हूँ। अब क्लाइंट को वहाँ खड़ा होना पड़ता है। सुबह आया क्लाइंट 11 बजे, अब 2 बजे तक का तो मिनिमम टाइम हो गया, क्योंकि अभी वकील साहब किसी और आर्ग्यूमेंट में एंगेज है, तो हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे आ जाए। 2 बजे के बाद वकील साहब आएंगे, 2:30 बजे आए मान लो, बीच में लंच भी होता है। अब 2:30 बजे आए, 2:30 बजे के बाद भी ये नहीं है कि वकील साहब के आते हैं उन्हीं की फाइल पेश होगी, हो सकता है वहाँ उस समय भीड़ हो रही हो, 4-5 फाइलें और लगी हो, पहले वो पेश हो, फिर आपका नंबर आए। तो अब आपका नंबर आया शाम को 3:30 बजे, आप फ्री हुए 4 बजे, 4:30 बजे, आपका पूरा दिन खत्म। कई बार मैंने देखा क्लाइंट इरिटेट होता है, अरे सर मैं खड़ा हूं इतनी देर से। कुछ नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। आपके वकील साहब हैं, उनको सारे केसेस डील करने हैं, आपका अकेले का केस नहीं है। अगर आप किसी बढ़िया लॉयर को करेंगे तो डेफिनेटली उनके पास काम होगा, और उनके लिए सब इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं, और वो एक हिसाब बना करके चलेंगे। तो ऐसे में क्लाइंट को काफी वेट करना पड़ता है। तो आप ये सब चीजों के लिए रेडी हो, इतना वेट करने के लिए रेडी हो। कोर्ट में आओगे तो टाइम देना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या था कि एक मामला विड्रॉ होना था, तो जिनका मामला विड्रॉ होना था वो बोले कि कितना टाइम लगेगा। भाई कह ही नहीं सकते कितना टाइम लगेगा, कि सुबह हम लोग प्रेजेंट होंगे, अगर कोर्ट ने कह दिया आपका विड्रॉल का मामला लंच के बाद आइए, तो क्या करेंगे। तो सामने वाली पार्टी कोर्ट में अपियर ही नहीं हुई। तो इस तरह से नहीं चलेगा। अगर आप कोर्ट में जा रहे हो तो गांठ मार के चल लो घर से कि जिस दिन आपकी डेट है वो पूरा दिन खराब है, फिर चाहे आप आधे दिन में वापस आ जाओ, 3 बजे तक आ जाओ या 5 बजे तक आ जाओ, आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। कई बार होता है हम लोग जाते हैं, वहां पे पूरी कोर्ट खाली होती है, एकदम से हमारी फाइल पेश हो जाती है। कई बार होता है हम जाते हैं तो पीछे तक भीड़ होती है, तो हमारी फाइल का जो नंबर होता है वो 25 होता है। अब हमारे पास भी ऑप्शन नहीं होता, हम कहते हैं कि चलो आप रुको, जब नंबर आएगा हमें कॉल करना। और कई बार लंच के बाद नंबर आता है, कई बार शाम को नंबर आता है। तो ये सारी चीजें कोर्ट में होती है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब चीजें नहीं पता अभी तक, उन्हें लगता है बड़ा आसान है, लेकिन हैरेसमेंट लेवल अप टू द मार्क है। ध्यान रखना इस बात को, और तब निर्णय लेना क्या करना है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।